हेलो डियर फ्रेंड, कैसे आप सब लोग। मैं डियर दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है चैप्टर का नाम कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं। और जो टॉपिक है हमारा वो है कोशिका चक्र की प्रवस्थाएं, यानी कोशिका चक्र के फेसेस। तो कितने फेसेस होते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक प्ररूपी यानी कि यूकैरियोटिक, ठीक है। तो यूकैरियोटिक कोशिका की बात की जा रही है। तो इसके चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। तो पहली बात तो ये कि जो मैं टिकम नहीं चल रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि मनुष्य की जो कोशिका है वो डिवाइड होने में कितना समय लेती है, 24 घंटे। ये आपको याद रखना है। चित्र 10.1 में ये जो है बताया गया है। एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट। चलिए कोई बात नहीं, बात होता है। तो यहाँ पे ये जो है 24 घंटे लगते हैं, ये याद रखना। चित्र हमको 10.1 ये रहा, इसमें बताया है। तो ये होता है, अभी देखेंगे हम लोग। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। क्या बोला, देखो। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से, अगर दूसरे जीव की बात करते हैं, यानी हमने मनुष्य की बात करी 24 घंटे लगते हैं, लेकिन दूसरे जीव की बात करेंगे समय बदल सकता है। तो दूसरे जीव एवं कोशिका चक्र से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए ये बदल सकता है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल दिया है, उदाहरणार्थ यीस्ट की कोशिका चक्र की बात करें तो इसको पूर्ण होने में 90 मिनट लगते हैं। तो ये याद रखना, यीस्ट के कोशिका चक्र को पूरा होने में कितना, 90 मिनट लगेगा। और यहां पे एक और बात याद रखो, बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया की या जीवाणु की, इसको 20 मिनट लगते हैं। तो कभी काम आएगा तो ये याद रखना कि जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जब वो विभाजित होता है तो उसको 20 मिनट लगते हैं। याद रखना, यीस्ट को जो है 90 मिनट लगते हैं, मनुष्य को कितने, 24 घंटे लगते हैं। तो इतनी बात याद रखना। इसके बाद कोशिका चक्र की दो मूल प्रवस्थाएं होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है इंटरफेस, जो सेल बायोलॉजी में भी पढ़ी थी हम लोगों ने, केंद्रक में, याद रखो। इसको कहते हैं अंतरावस्था। एक होता है एम फेस, जिसको कहते हैं सूत्रीय विभाजन, यानी कि माइटोसिस फेस। क्लियर है। चलो अब यहां पे देखते हैं हम लोग। तो ये आपको कोशिका चक्र देखने को मिलेगा। ये हम बना देते हैं चक्र। तो ये मैंने बना दिया चक्र। एक और चक्र बना देता हूं मैं। तो ये बना दिया मैंने दूसरा चक्र यानी इसी को मैंने कवर कर दिया। ठीक है। अब यहां की बात करें हम लोग, तो यहां पर आपको कुछ इस टाइप से फेस देखने को मिलेंगे। इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं जीवन फेस। क्लियर है। दूसरा जो फेस होता है इसको कहते हैं एस फेस। क्लियर है। तीसरा जो फेस होता है इसको कहते हैं G2 फेस। क्लियर है। ये 3 फेस है। इसके बाद में ये जो है इसको कहते हैं एम प्रवस्था। क्या कहते हैं, एम प्रवस्था। तो ये याद रखना है। या इसको कहते हैं सूत्रीय विभाजन। याद रखना, सूत्रीय विभाजन जो है इसके 4 फेस होते हैं। एक होता है प्रोफेस, चलो इधर देखता हूं, प्रोफेस। दूसरा होता है मेटाफेस। तीसरा होता है एनाफेस। चौथा होता है टीलोफेस। क्लियर है। तो ये आपको ये याद रखना है कि इसको ऐसे याद रख सकते हो। पहले नीट का जो एग्जाम होता था ना, उसको पीएमटी कहते थे। पीएमटी, ए बीच में लगाना, आ। वो आपको पढ़ना सिखाते थे ना इंग्लिश, कि बेटा इसमें बीच में आ का उच्चारण होता है। तो वैसे पीएमटी, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। हिंदी में पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। तो बड़ा बहुत कठिन है, तो इंग्लिश में याद रखना। और याद रखो ये क्या होता है, केंद्रक विभाजन। और जब केंद्रक विभाजन हो जाता है तो लास्ट में होता है यहां पर ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन का, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। तो यहां पे आपको क्या बोला, 1 मिनट, मेरा कदवा फूट जाता भी। एक होता है इंटरफेस, ठीक है।
तो इंटरफेस कहां से कहां तक होगा देखो, तो यहां से लेके ये कोशिका इंटर करेंगी यहां से लेके G2 तक है, ठीक है। ये कौन सा फेस होता है, ये होता है इंटरफेस। कौन सा होता है, इंटरफेस, ठीक है। और यहां पे ये जो होता है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ये कौन सा होता है, सूत्री विभाजन। क्लियर है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलो तो अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। टिंग टिंग टिंग। चलो पहला फेस हमारा हो जाएगा, तो यहां से एम फेस के बारे में बताया गया है, तो इसको देखते हैं हम लोग क्या बताया गया है। टिडिंग टिडिंग टिडिंग, क्या बताया है, तो देखो सूत्री विभाजन यानी कि एम अवस्था देख चुके हम लोग, उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन होता है या समसूत्री विभाजन होता है। और अंतरावस्था दो क्रमिक एम अवस्थाओं के बीच की प्रवस्था को व्यक्त करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सूत्री विभाजन में रियल में कोशिका विभाजन होता है, यह बताया है कि उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन होता है। तो सिंपल सी बात है, अभी आप देखोगे प्रोफेस, एनाफेस, टीलोफेस में गुणसूत्र रियल में जो है टूट रहे हैं, टूट के कहीं ध्रुव की ओर जा रहे हैं, टूट रहे हैं, फिर बन रहे हैं। तो रियल में जो कोशिका विभाजन होता है ना, उसी में होता है। अंतरावस्था दो क्रमिक एम अवस्थाओं के बीच की अवस्था होती है। तो देखो यहां पे हम लोग बात करते हैं एम फेस, इसके बाद क्या आता है इंटरफेस, इसके बाद क्या आता है एम फेस, इसके बाद क्या आता है इंटरफेस। क्लियर है, डायग्राम में भी आप देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, या तो चाहे आप इसको ले लो इंटरफेस, फिर एम फेस, फिर इंटरफेस, फिर एम फेस। तो ये याद रखना, एनसीईआरटी माता ने हमको कहा है कि यहां पर 1 मिनट, चलो ठीक है, इसी तो यहां पर सॉरी इतना कि दो एम प्रवस्थाओं, ये दो एम प्रवस्थाओं के बीच की अवस्थाओं क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो दो क्रमिक एम अवस्थाओं के बीच की प्रवस्था को ये व्यक्त करता है कौन, इंटरफेस। यहां ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिका के औसतन अवधि कितनी है, 24 घंटे। पहले भी बात कर चुके हैं कि कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूर्ण हो जाता है। तो 24 घंटे में से कोशिका विभाजित होने में मात्र 1 घंटे लेती है, ठीक है। तो लगभग 1 घंटे में पूर्ण हो जाता है, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि 95% से अधिक अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे जो मैं आपको सिखाता हूं कि एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। तो देखो बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग आ जाएंगे और बोलेंगे नहीं सर, ये जो है सेल साइकिल में जो लगने वाला समय है वो तो 96% है और बुकों में बताया गया है। तो एनसीईआरटी भी कुछ गलत नहीं कहती है, लेकिन एनसीईआरटी आपको कंफ्यूज करने की जरूर कोशिश करती है और बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज होकर जो है नीट में गलत क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोला है, 95% से अधिक। तो याद रखो, क्वेश्चन अगर आपसे आए तो 95 अगर ऑप्शन में दिया है तो 95 लगाओ, और एनसीईआरटी ने भी तो बोला है 95 से अधिक। कितना होता है 95 से अधिक, 96 होता है ना। तो अगर एग्जाम में जो है जो क्वेश्चन आपको आया है उसके नीचे 96 ऑप्शन है तो 96 लगाओ। हमेशा याद रखो, मुझसे भी कभी पूछोगे ना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं कहूंगा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा। तो जैसे ऑप्शन होंगे वैसे ही आपका आंसर भी होगा। क्लियर है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, चलो इसको मैं एक बार, चलो लास्ट में करेंगे हम लोग समराइज, नहीं अभी कर देते हैं। तो क्या क्या देखा, देखो यहां पे आपने ये देखा पहली बात कि जो एम फेस है इसमें रियल में डिवीजन होता है, ठीक है। इंटरफेस जो है वो दो एम अवस्थाओं के बीच में होता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो सेल साइकिल है इसमें लगभग 95% से अधिक का समय लग जाता है। क्लियर है, तो बस इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो एम प्रवस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन, जिसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जब याद रखो
कोशिका विभाजित होती है, एम प्रवस्था, जब कोशिका विभाजित होती है, प्रारंभ होती है, तो केंद्रक के विभाजन, पहले क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा, पहले केंद्रक का विभाजन होगा। तो याद रखना, केंद्रक के विभाजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस से होता है, जो कि संगत संतति गणसूत्र नहीं है, गुणसूत्र है। तो गुणसूत्र के पृथक्करण, यानी गुणसूत्र क्या होंगे, पृथक होंगे, अलग होंगे, तो इसको कहते हैं सूत्रीय विभाजन के समतुल्य होता है। और इसका अंत कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो ये याद रखना है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, सेल साइकिल के दो फेज होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। क्लियर है, शॉर्ट में वहां पे लिखा है। के साथ होता है अंतरावस्था को विश्राम अवस्था भी कहते हैं। किसको, अंतरावस्था जो है इंटरफेज, विश्राम अवस्था कहते हैं, कि वहां पे कोशिका विभाजित नहीं होती है। तो ये जो छोटे छोटे शब्द है ना, छोटी छोटी जो लाइनें, यहां से नीट में क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखना, यह वह प्रवस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, तथा मतलब यहाँ पे कोशिका विभाजित नहीं होती है, कोशिका विभाजित होने के लिए तैयार होती है, तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि व डीएनए का प्रतिकृतन दोनों होता है। यानी यहाँ पे जो है डीएनए प्रतिकृत होंगी, यानी एक से दो यहाँ पे डीएनए बनेंगे, कोशिका वृद्धि करेंगी, लेकिन विभाजित नहीं होती है, यहाँ पे तैयार होती है। तो यहां से मैं कुछ क्वेश्चन आपसे बोल देता हूं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसा कौन सा फेस है जहां पे कोशिका जो है सिर्फ और सिर्फ विश्राम करती है? वास्तविक कोशिका विभाजन कहां होता है? कोशिका चक्र या इंटरफेस, इंटरफेस में कितना समय लगता है? और कोशिका विभाजित होने में कितना समय, नहीं इसे ले लो, एम फेस में कितना समय लगता है? तो ये आपको जो है कुछ क्वेश्चन है, उसके जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है, चलिए आगे देखें हम लोग। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, अंतरावस्था को 3 प्रवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? जीवन, अभी देखा हम लोगों ने, एस, और क्या है, G2। क्या है फुल नाम? पश्च सूत्री अंतरकाल प्रवस्था। ठीक है, पश्च यानी बाद में, सूत्री यानी कि समसूत्री उसके बाद में बताए गए हैं। संश्लेषण अवस्था यानी कुछ चीज का संश्लेषण होता है, आगे देखेंगे। पूर्व सूत्री विभाजन यानी सूत्री विभाजन से पूर्व यानी पहले की अवस्था, अंतरकाल प्रवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं G2। क्लियर है, ये 3 फेस है, तो इसको 1 बाय 1 हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये नोट को पढ़ते हैं। तो पादप व प्राणी अपने जीवन काल कैसे, प्राणी व पादप अपने जीवन काल कैसे वृद्धि करते हैं? एनसीईआरटी माता का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको देना है। क्या पौधों में सभी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होते रहती है? दूसरा क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या आप सोचते हैं कि कुछ कोशिकाएं सभी पौधों एवं प्राणियों के जीवन में हमेशा विभाजित होते रहती है? तीसरा क्वेश्चन, चलो मैंने भी होमवर्क दे दिया, एनसीईआरटी माता ने भी होमवर्क दे दिया, तो आपको करना है। क्या आप उच्च कोटि के पादप में उस ऊतक का नाम व स्थान बता सकते हैं जिसकी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होते रहती है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये शायद मैंने बता भी दिया है या नहीं बताया है, तो कमेंट्स बॉक्स में देख लेना आप। मतलब आपको बताना है, शीर्षस्थ कोशिका में पाए जाने वाली कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती है। अच्छा चलो बता ही दिया इन्होंने देखो, तो यहां बताया है, सो 1 मिनट, कहां से पढ़े? पादप में उस ऊतक का नाम व स्थान बता सकते हैं जिसकी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होते रहती है, तो ये क्वेश्चन दिया। फिर शीर्षस्थ कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका जीवन भर विभाजित होते रहती है। तो देखो ये तो स्थान तो बता दिया, शीर्षस्थ कोशिका यानी जो है एपिकल जो प्लांट होता है ना, उसके ऊपर वाले भाग। सेल का नाम मैं बता देता हूं, मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, तो ये याद रखना, मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, इसीलिए उन्हें विभज्योतिकी ऊतक कहते हैं। क्या प्राणियों में भी ऐसा ही विभज्योतिकी ऊतक मिलता है? तो ये प्राणियों में मिलता है क्या, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको देने हैं, और जो नहीं दे पाओ तो टेंशन मत लो, जब मैं लेक्चर लूंगा तो सारे क्वेश्चनों के आंसर दे दूंगा। क्लियर है, और ये जो प्लांट की बात करी, शीर्षस्थ कोशिका, ऊतक वगैरह, जब प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, चलिए तो अगर आपको कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ले लिया आपने? चलिए
तो आगे की बात करें हम लोग, तो आगे की बात हम लोग करना है जीवन के बारे में। तो ये वाले जीवन के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। हमारे जीवन के बारे में बात कर लेता हूँ, आपके जीवन के बारे में बात कर लेता हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आप लोगों को, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।